आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम पॉलिटी देख रहे हैं, आपको पता ही है। और आज हम दो चैप्टर फिर से देखेंगे। देखिए, हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज देख रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। और अभी तक हमने 800 पेज किताब के खत्म कर दिए। 1100 पेज की बुक है ये। और 75% ये किताब खत्म ही हो गई है। तो अब बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। टोटल 76 चैप्टर्स हैं, आपको पता ही है। तो इस लेक्चर में भी हम दो चैप्टर एक साथ लेंगे। एक लेंगे, पहला जो है वो फाइनेंस कमीशन है, जो कि चैप्टर 45 है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी। दोस्तों, अगर फाइनेंस कमीशन की बात करें तो आर्टिकल 280 तो याद रखिए ही रखिए, ठीक है। आर्टिकल 280 है जो कि फाइनेंस कमीशन के लिए प्रोविजंस देता है। क्वासी जुडिशियल बॉडी है, ठीक है ना, क्वासी जुडिशियल बॉडी है ये। उसके बाद हर 5वें साल पे इसको कंस्टिट्यूट किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। देखिए, फाइनेंस कमीशन की मैं कई बार बात कर चुका हूं, ठीक है। कॉम्पोजिशन क्या है? कॉम्पोजिशन की बात करें तो फाइनेंस कमीशन का एक चेयरमैन होता है और 4 अदर मेंबर्स होते हैं, ये आपको पता ही है, जो कि राष्ट्रपति चुनता है। प्रेसिडेंट हर चीज को अपॉइंट करता है, और स्टेट की बात आती है तो गवर्नर अपॉइंट करता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, पार्लियामेंट ने, अब देखिए ये मेंबर्स हैं, ये मेंबर्स जाहिर सी बात है, जो मेंबर और चेयरमैन होगा इनके पास जरूरी क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो पार्लियामेंट ने बताया है कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब अगर आपको फाइनेंस कमीशन का मेंबर बनना है तो सबसे पहले आपको इनमें से, इन चारों में से कुछ भी हो तो आपको कमीशन का मेंबर बनाया जाता है। सबसे पहले या तो आप हाई कोर्ट के जज हो, या फिर हाई कोर्ट के जज जितनी आपकी एलिजिबिलिटी हो। फाइनेंस और अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट है आपकी स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो, बढ़िया पीएचडी एचडी किया हो आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से, ठीक है, तगड़ी नॉलेज हो, ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड भी चलेगा। उसके बाद फाइनेंशियल मैटर्स पे अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, और इकोनॉमिक्स पे अच्छी खासी नॉलेज हो, तभी तो आप फाइनेंस कमीशन देख पाएंगे ना। फाइनेंस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। फंक्शन क्या है आपको पता ही है, कई बार मैं बता चुका हूं दोस्तों। लक्ष्मीकांत में भी हमने फाइनेंस कमीशन की बात की है। करंट अफेयर्स में तो हर दूसरे महीने फाइनेंस कमीशन आ ही जाती है। फंक्शंस, डेवल्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। देखो, पैसा सेंटर को स्टेट्स को कितना देना है, ठीक है। जो पैसा आता है रेवेन्यू से, सेंटर और स्टेट में कितना बटेगा, यह बताता है फाइनेंस कमीशन, ठीक है। कितना स्टेट्स को जाएगा यह बताता। अभी स्टेट्स के रेवेन्यूज अटके हुए हैं, वैसे ही जीएसटी ने हालत खराब कर दी थी। देखिए, जीएसटी एक कमाल का रिफॉर्म है। जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स, बिल्कुल सही है। जीएसटी को लाना ही चाहिए था, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स को जीएसटी ने रिप्लेस किया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सॉफ्टवेयर है, वो कुछ सही नहीं है। बहुत सारे बिजनेस जो है उसे अडाप्ट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से काफी ज्यादा जो बिजनेस है उनमें दिक्कत आई, ठीक है। एक तो ये प्रॉब्लम चली रही थी, दूसरा इसमें कोविड आ गया, ठीक है। इसके पास इस समय पैसे की दिक्कत है भैया। अभी तक सिर्फ 15% कलेक्शन हुआ है, तो बहुत दिक्कत है। अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। फिलहाल अभी जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा तभी पता चलेगा। तो ये फाइनेंस कमीशन देखता है। उसके बाद कितनी ग्रांट्स देनी है, कितनी ग्रांट्स मतलब कितना पैसा देना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से स्टेट्स को, ठीक है, सेंटर द्वारा स्टेट्स को कितना पैसा देना है। उसके बाद दोस्तों, पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज को कितना पैसा देना है, या फिर किसी भी पैसे का मैटर आएगा तो फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करेगी। अच्छा, एक चीज और है, याद रखिएगा। अच्छा चलिए, वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा चलिए, अब हम बता ही रहे हैं उसको। ये एक एडवाइजरी बॉडी है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है, याद रखिएगा। मतलब एडवाइजरी है इसका मतलब, ये सिर्फ बताएगी, रिकमेंड करेगी, है ना, कि इतना पैसा देना है, आपको ये स्टेप्स लेने हैं, रिकमेंड करेगी। एडवाइजरी रोल है, जैसे नीति आयोग का है, एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फाइनेंस कमीशन ने कुछ भी कह दिया तो आपको मानना है। ये सरकार के ऊपर है, यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर है कि उनकी रिकमेंडेशन को माने या ना माने, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर रिकमेंड कर दिया कि आपको स्टेट को इतना पैसा देना तो आपको देना ही देना है, बिल्कुल नहीं। ये एडवाइजरी है, रिकमेंड करती है, समझ रहे हैं। क्योंकि हमारे संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है कि ये, मतलब इसके लिए स्पेशल प्रोविजंस नहीं दिए हैं, समझ रहे हैं, कि अगर कुछ भी रिकमेंड किया जाएगा तो वो सरकार पे बाइंडिंग है, ये नहीं लिखा है। कोई लीगल राइट या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है फाइनेंस कमीशन के पास, ठीक है। ये सिर्फ एडवाइजरीज का नेचर है, ये चीज आप समझे, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं दोस्तों चैप्टर 46 की। ये 2 पेज का चैप्टर था, चैप्टर 45, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। तो आज हम इसकी बात करेंगे। अब इसको देखें अगर हम, तो ये भी कमीशन, अब ये किसके लिए है, ये शेड्यूल कास्ट के लिए है। लेकिन
इसकी जो रिकमेंडेशन है ना बेटा, वो बाइंडिंग है। क्यों? आर्टिकल 338 में लिखा है, उसमें भी आर्टिकल 280, लेकिन उसमें बाइंडिंग नहीं थी। इसकी बाइंडिंग है। ये क्वासी जुडिशियल बॉडी नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। समझ गए ना? तो यानी कि संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। अब संविधान में जो चीज लिख गई तो बेटा वो तो इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, ये तो संविधान में आर्टिकल 338 में है ही। बाकी अगर बात करें बाकी कमीशंस को, अगर कोई भी कमीशन को बनाना है तो हम एक्ट लेके आते हैं पार्लियामेंट में। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये एक्ट के द्वारा आया। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी 1990s में सब आया है, ये भी एक्ट के द्वारा आया। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक्ट, और 2007 में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। समझ गए? एवोल्यूशन आर्टिकल 338 में पहले जब था दोस्तों, जब भारत आजाद हुआ तब ये सिंगल बॉडी थी, मतलब एक ही बॉडी जो थी वो एससीज को भी देखती थी और एसटीज को भी देखती थी। समझ रहे हैं? और उसके लिए स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते थे, सब कुछ। लेकिन बाद में दोस्तों 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब 2003 में आया तो यहां पे दो सेपरेट बॉडी बना दी। ठीक है? 2003 दोस्तों, इससे पहले 1987 में भी आया था, 1990 में भी 65th कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट आया, फिर 1987 में एक रेजोल्यूशन भी पास हुआ। लेकिन हम ये देखते हैं कि 2003 में जब 89th कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट आया, संविधान में संशोधन किया, आर्टिकल 338 में संशोधन किया, तो एससी के लिए अलग बॉडी बना दी और एसटी के लिए अलग बॉडी बना दी। ये चीज आप समझे? तो दो सेपरेट बॉडी बन गई, एक नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट आर्टिकल 338, और फिर अमेंडमेंट करके कुछ भी आता है तो ए लग जाता है, क्या आपको पता ही है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। समझ गए? तो ये चीज है। अब फंक्शंस क्या है कमीशन के? देखिए दोस्तों, फंक्शन क्या होंगे। सबसे पहले तो शेड्यूल कास्ट जो हमारे शेड्यूल में लिखी हैं, शेड्यूल कास्ट के राइट्स को सेवगार्ड करना। ठीक है ना? संविधान में जो लिखा है, ठीक है, अगर कुछ भी उनके साथ बुरा बर्ताव हो रहा है, अगर उनको कोई राइट्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, अगर उनको सेफ गार्ड, उनको प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है, तो ये कमीशन देखती है। ठीक है? उसके बाद कैसे एससीज का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, कैसे इनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, ये कमीशन देखती है। समझ रहे हैं? उसके बाद ये जो अपनी रिपोर्ट्स है ये प्रेसिडेंट को देती है, और प्रेसिडेंट फिर पार्लियामेंट में इसको पेश करता है। समझ रहे हैं? फिर इस तरीके के मतलब जो स्कीम्स आती हैं, ठीक है, जो भी मेजर्स लिए जाते हैं वो कमीशन ले सकती है। तो कोई भी कमीशन दोस्तों इसीलिए बनाई जाती है, जैसे किसी भी क्षेत्र के लिए अगर कमीशन बनाई जा रही है, किसी भी एरिया के लिए या सब्जेक्ट के लिए, तो क्या करेगी वो कमीशन? उस एरिया को देखेगी, उसको कैसे, उसमें कैसे सुधार किया जाए, जैसे एससीज में इनकी कंडीशंस में कैसे सुधार किया जाए। ठीक है? तो ये कमीशन देखती है। उसके बाद जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट, एनुअल रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट के समक्ष पेश करता है। ये कमीशन जो है, कमीशन प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देती है और प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट में जाता है, पार्लियामेंट में रिपोर्ट को पेश करता है। ठीक है? उसके बाद प्रेसिडेंट जो है यही रिपोर्ट को स्टेट गवर्नर के पास भेजता है, और स्टेट गवर्नर जो है वो विधानसभा में पेश करता है। समझ रहे हैं? तो ऐसे इंप्लीमेंटेशन होता है। ओके, पावर क्या है? बहुत जबरदस्त पावर दी गई है दोस्तों इस कमीशन को। ये कमीशन के पास पूरी पावर है कि अपना ही प्रोसीजर ये चलाए, ये खुद रूल बना सकती है, खुद प्रोसीजर, बहुत तगड़ी पावर है इनको। ठीक है? जैसे एक सिविल कोर्ट के पास होती है ना पावर, इतनी इस कमीशन के पास पावर है। किसी भी इंसान को समन कर सकती है, बुला सकती है। ठीक है? कोई भी एविडेंस हो, एफिडेविट हो, उसको ले सकती है, देख सकती है। कोई पब्लिक रिकॉर्ड को देख सकती है। ठीक है? कोई भी मैटर हो, ठीक है, अगर कोई ऐसा मैटर है जो प्रेसिडेंट डिटरमाइन कर रहा है, उसको भी देख सकती है। समझ रहे हैं? विटनेस, डॉक्यूमेंट, सबको। क्योंकि देखिए कमीशन जो है ना, ये एक ग्रुप को टारगेट कर रही है, ये आप समझ रहे हैं? मतलब एक ऐसे ग्रुप को टारगेट कर रही है जिनके पास राइट्स नहीं है। तो अगर हम कोई इस तरीके के कमीशन बनाते हैं, ठीक है, जो ऐसे ग्रुप को टारगेट करते हैं जिनके पास राइट्स नहीं है, तो हमको उनको पावर देनी ही पड़ती है, वरना विदाउट पावर फिर क्या है? वो तो टूथलेस टाइगर हो गया। अगर हमने कमीशन फॉर एससी एसटीज को पावर नहीं दी होती तो फिर फायदा कुछ नहीं है। एससी एसटीज की कंडीशन या जो भी आज उनके लिए प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं वो इस कमीशन और सरकार, जो इससे पिछली सरकारें आई थी, ठीक है, और जो अभी भी सरकार आई है, जो भी स्कीम या जो भी प्रोग्राम एससी एसटीज के लिए लॉन्च किया जाता है, कहीं ना कहीं आप पीछे इस कमीशन को देखेंगे। तो इस कमीशन को ताकत दी गई है और बहुत जरूरी भी है। जब भी किसी ग्रुप को हम डेवलप कर, मतलब एम्पावर करते हैं, उसके लिए कमीशन बनाते हैं, तो हमको उसको ताकत देनी ही पड़ती है। समझ गए? तो ये चीज है। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मैंने कहा था छोटे चैप्टर है दोस्तों। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री।